आज मैं जिस केस के बारे में बात करने वाला हूँ, ये केस अपने आप में ही बहुत ज़्यादा अलग है और रहस्यमयी है। इस केस में इतने सारे टर्न और ट्विस्ट हैं कि पुलिस वाले भी इसे देखकर चकरा गए। दरअसल दिन था 2 अक्टूबर 2012 पुणे। एक 19 साल की लड़की अपने बर्थडे पार्टी में जाती है और अगले दिन सुबह उसकी लाश मिलती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है उस लड़की के शरीर में शराब की ओवरडोज थी और उस लड़की के अंदर एक मर्द का दिल था। फिर डीएनए टेस्ट होता है उन 17 लोगों का जो उस रात उस पार्टी में मौजूद थे, पर उनमें से कोई भी गुनहगार नहीं निकलता है। आखिरकार पुलिस ये केस क्राइम ब्रांच को सौंप देती है और क्राइम ब्रांच इसको आगे सीबीआई को सौंप देती है। तो ये वीडियो एक ऐसे केस पर आधारित है जो केवल एक मौत नहीं, एक रहस्य है। इंडिया का सबसे पेचीदा केस, सनम हसन मर्डर केस। ये अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो इस वीडियो को अंत तक देखें। तो कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के पुणे से, जहां महज 19 साल की सनम हसन रहा करती थी। वो यहां फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही थी और सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी। उसका बाकी परिवार मुंबई में ही रहा करता था। परिवार में माता पिता और एक बड़ा भाई था। वैसे तो इस परिवार के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, पर सनम हसन अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। इसलिए सनम हसन मुंबई से पुणे आ गई थी। वो यहाँ रहकर पढ़ाई भी कर रही थी और पार्ट टाइम जॉब भी किया करती थी। मुंबई के फिनिक्स कॉम्प्लेक्स में एक एल्डो का शोरूम था, जहाँ पर वो पार्ट टाइम जॉब किया करती थी। सनम हसन बहुत अच्छी फुटबॉल की भी खिलाड़ी थी। सनम हसन अपनी लाइफ में हर फील्ड में अच्छा कर रही थी। वो पढ़ाई भी कर रही थी, साथ ही साथ पैसे भी कमा रही थी और वो फील्ड पर भी अच्छा काम कर रही थी। इस चीज़ से सनम हसन के माता पिता बहुत ही ज़्यादा खुश थे। वो सनम से मिलने बहुत बार पुणे भी आया करते थे। पुणे में रहकर सनम हसन के काफ़ी दोस्त बन चुके थे। वो जिस कॉलेज में पढ़ती थी वहाँ पर भी उसके बहुत सारे दोस्त थे और जिस शोरूम में वो काम किया करती थी वहाँ पर भी उसके काफ़ी दोस्त बन चुके थे। सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था। पर 2 अक्टूबर 2012 को सनम हसन का बर्थडे था, इसलिए उसके माता पिता मुंबई से पुणे उससे मिलने आते हैं। वो पूरा दिन सनम हसन के साथ घूमते फिरते हैं और होटल में खाना खाते हैं। उसके बाद सनम हसन अपने माता पिता को बताती है कि उसके कुछ फ्रेंड्स ने उसके बर्थडे के लिए रात को पार्टी रखी है और उसे वहां पर जाना है। दरअसल एल्डो के शोरूम में सनम हसन के साथ एक लड़का काम किया करता था जिसका नाम मोनिश विजय था। उसने सनम हसन के बर्थडे के लिए उस रात पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। सनम हसन उस दिन पूरा दिन अपने पेरेंट्स के साथ रहती है और अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है और रात को वो अपने फ्रेंड्स से मिलने वहाँ चली जाती है। उसके माता पिता और भाई होटल में ही ठहरते हैं। उनके होटल से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर मोनिश ने अपने फ्रेंड के एक फ्लैट पर यह पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। पूरी पार्टी ऑर्गेनाइज होती है 2 अक्टूबर 2012 की और इसी रात से ये कहानी एक अलग ही करवट लेती है जो सभी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है। रात बीत जाती है और अगला दिन हो जाता है, यानी कि 3 अक्टूबर 2012 सुबह 8 बजे मोनिश सनम हसन के माता पिता को कॉल करता है और उन्हें बोलता है कि पास के ही हॉस्पिटल में जल्दी से जल्दी आ जाइए। सनम हसन की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। सनम हसन के माता पिता दौड़ते भागते हॉस्पिटल में जाते हैं, पर वो वहाँ देखते हैं कि सनम हसन की मृत्यु हो चुकी है। सनम हसन के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा शॉक में चले जाते हैं कि उनकी बेटी जो कल पूरा दिन उनके साथ थी, बर्थडे सेलिब्रेट किया था, खाना खाया था और एक ही दिन बाद उनके साथ ये सब हो गया। वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और बॉडी की जांच होती है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये आता है कि सनम हसन के बॉडी में से बहुत ज़्यादा अल्कोहल की मात्रा पाई जाती है। या तो उसने ये अल्कोहल अपनी मर्जी से पी थी या किसी ने उसे ज़बरदस्ती ये अल्कोहल पिलाई थी। शराब की ओवरडोज से और हार्ट अटैक से सनम हसन की मृत्यु हो गई थी। साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी था कि सनम हसन की बॉडी से सीमेन के सैंपल मिलते हैं, यानी मौत से पहले सनम हसन के साथ संबंध भी बनाए गए थे। अब ये संबंध जबरदस्ती बनाए गए थे या उसकी मर्जी से, ये सब क्लियर नहीं था। और साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक बात बहुत ज्यादा चौंकाने वाली थी। जब पोस्टमार्टम होता है तो शरीर के सारे अंगों को निकालकर उसकी जांच की जाती है। जब डॉक्टरों ने उसके हार्ट की जांच की तो उसके हार्ट में पाए गए प्रोटीन से ये पता चला वो हार्ट किसी फीमेल का नहीं बल्कि एक मेल का था। अब ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि किसी फीमेल के अंदर एक मेल का हार्ट ग्रो कर रहा हो और ना ही उसकी बॉडी पर कोई ऐसे निशान थे जिससे पता चल सके कि उसकी हार्ट की कोई सर्जरी हुई हो। अब पुलिस वालों के लिए ये केस बहुत ही ज़्यादा पेचीदा होने वाला था और पुलिस वालों के सामने बहुत ज़्यादा सवाल थे।
पुलिस वाले जांच शुरू कर देते हैं। अपनी जांच में पुलिस वालों को सबसे पहले ये पता करना था कि सनम हसन से संबंध किसने बनाए थे और उसे इतनी शराब किसने पिलाई थी। इसलिए 17 लोगों को पूछताछ के लिए थाने में लेकर आया जाता है जो उस रात उस पार्टी में शामिल थे। उसमें सनम के साथ कॉलेज में पढ़ने वाले उसके फ्रेंड्स भी थे और उसके साथ काम करने वाले उसके कुछ कलीग्स भी थे। पुलिस बारी बारी से सबसे पूछताछ करती है और सबके डीएनए सैंपल भी लिए जाते हैं। पुलिस को सनम हसन की बॉडी से जो सीमन मिला था उसके डीएनए से मैच किया जाता है, पर किसी का भी डीएनए उस सीमन के डीएनए से मैच नहीं होता है। और सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात तो ये थी, सनम के सबसे करीबी दोस्त मोनिश विजय का डीएनए भी उस सैंपल से मैच नहीं होता है। यानी कि उन 17 लोगों में से किसी ने भी उस रात सनम के साथ संबंध नहीं बनाए थे। और यहाँ पर पुलिस वालों के लिए ये केस और भी ज़्यादा उलझता जा रहा था। और दूसरा सवाल पुलिस वालों के लिए ये था कि सनम की बॉडी में पाया गया वो मेल हार्ट किसका था। अब पुलिस मोनिश विजय से उस रात के बारे में डिटेल में पूछती है। मोनिश उन्हें बताता है उस रात सनम के दोस्तों ने सनम को थोड़ी सी शराब पिलाई। थोड़ी थोड़ी ये शराब कुछ देर बाद बहुत ज़्यादा मात्रा में बदल गई। ओवरडोज की वजह से सनम को उल्टियाँ होने लगी। तब उसकी हालत ख़राब होने पर मोनिश ने उसे एक रूम में सुला दिया और जब मोनिश ने सुबह वो रूम खोला तो सनम उसमें मरी हुई मिली। वो उसे नज़दीक के हॉस्पिटल में लेकर गए पर वहाँ पर डॉक्टरों ने सनम को मृत घोषित कर दिया। पुलिस वालों को इस केस में कोई भी लीड नहीं मिली और समय ऐसे ही बीतता गया। अब साल आ जाता है 2014 का। सनम के पेरेंट्स के कहने पर यह केस सीबीआई को हैंडओवर कर दिया जाता है। सीबीआई सारे तथ्यों को जोड़कर इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। उससे पहले उन 17 लोगों को बुलाया जाता है जो उस रात उस पार्टी में मौजूद थे और उनके डीएनए की डीपली एग्जामिनेशन की जाती है। पर सीबीआई के हाथ कुछ नहीं लगता है और सीबीआई के सामने एक सवाल और था कि सनम की बॉडी से किसी मर्द का हार्ट कैसे मिल सकता है। सीबीआई की जांच में पता चलता है जिस दिन सनम का पोस्टमार्टम हुआ था वहां सनम के साथ 4 और बॉडियां थीं जिनका पोस्टमार्टम किया गया था। सीबीआई की जांच में ये सामने आता है सनम की मौत के मामले में कहीं ना कहीं डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की लापरवाही थी। नियम के अनुसार जब भी पोस्टमार्टम किया जाता है तो उसकी वीडियोग्राफी करना ज़रूरी होता है, पर उस दिन स्टाफ की कमी की और लापरवाही की वजह से वहां पर किसी भी पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी नहीं की गई थी। हार्ट ट्रांसप्लांट या पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टरों ने 2 हार्ट को लेकर गड़बड़ी कर दी थी। रिपोर्ट में ये दर्ज हुआ कि सनम की बॉडी से किसी आदमी का हार्ट मिला था जिससे पूरे केस की दिशा ही बदल गई थी। हालांकि इस बात का कोई ठोस प्रमाण तो नहीं मिला, पर सारे तथ्यों को जोड़कर निष्कर्ष यही निकला। पर सवाल तो अभी भी वही था कि सनम के मरने से पहले उसके साथ संबंध किसने बनाए थे। इस सवाल का जवाब ढूंढने में सीबीआई को पूरे 2 साल लग गए। साल आता है 2016। जब सीबीआई के हाथ कोई भी ठोस लीड नहीं लगती है तो वो कोर्ट में जाकर एक खास इजाज़त मांगती है सनम की बॉडी को कब्र से बाहर निकालने की, और कोर्ट इसकी सहमति उन्हें दे देता है। इसके बाद सनम की बॉडी को कब्र से वापस बाहर निकाला जाता है और कुछ डीएनए सैंपल लिए जाते हैं और टेस्टिंग के लिए भेजे जाते हैं, पर नतीजे निराशाजनक रहते हैं। सीबीआई के हाथ कुछ भी नहीं लगता है, ना कुछ ऐसा ठोस सबूत मिलता है कि किसी को दोषी ठहराया जाए। सनम के पेरेंट्स का कहना था उनकी बेटी बहुत ज़्यादा फिट थी और वो फुटबॉल खेला करती थी, वो शराब को हाथ भी नहीं लगाती थी। उनका कहना था उस रात उस पार्टी में किसी ने सनम को ज़बरदस्ती शराब पिलाई और उसके बाद संबंध बनाकर उसकी हत्या कर दी। सीबीआई हर तरह से जांच करती है, दुश्मनी, प्यार, जलन, पर उन्हें कुछ भी ऐसा नहीं मिलता है जिससे किसी को दोषी ठहराया जाए। पुलिस वाले उन 17 लोगों को जिन्हें शक के दायरे में लाया गया था उनके बैकग्राउंड की जांच की जाती है। उनके दोस्त, उनकी फैमिली, उनके कॉलेज, उनके स्टाफ, सबसे पूछताछ करने के बाद भी इतनी बड़ी तहकीकात के बाद पुलिस के हाथ में कुछ नहीं लगता है। यह मामला भारतीय अपराध इतिहास में उन चंद मामलों में शामिल हो चुका है जो सुलझने के बावजूद भी अनसुलझे रह जाते हैं। इतनी बड़ी प्रक्रिया के बाद भी इस केस में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे किसी को दोषी ठहराया जाए। ये केस पेंडिंग लिस्ट में शामिल है। ये हत्या थी या नेचुरल डेथ, इसका कोई भी सबूत नहीं मिला है। सीबीआई की जांच भी इस केस में किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाई।